अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, अगरचे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बड़ी ख़बरें मौजूद हैं जिनको डिस्कस डिबेट किया जा सकता है। गोया कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर तहरीक चलाने जा रही है कि इसके नतीजे में इमरान खान साहब रिहा हो पाएंगे कि नहीं। क्या ऐवान सदर में कोई तब्दीली आने जा रही है, जरदारी साहब रुखसत हो रहे हैं तो नया मेहमान कौन होगा। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत तब्दील होने जा रही है और हो भी रही है तो किसकी ख्वाहिश पे हो रही है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ख़बरें हैं कि जिनको जिसका डिबेट किया जा सकता है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने मुनासिब समझा कि एक ऐसी जमात कि जो क़याम पाकिस्तान से पहले भी इस खित्ते में मौजूद थी, न सिर्फ मौजूद थी बल्कि बरतानवी राज के दौरान उस वक्त का जो सूबा था शमाल मगरबी सरहदी सूबा NWFP, वहाँ पर बरस इक़्तिदार भी रही। और ये बाएँ बाजू की तरक्की पसंद जमात मुख्तलिफ़ शक्लें बदलती हुई आज चौथी पीढ़ी में अवामी नेशनल पार्टी के नाम से मौजूद है। लेकिन क्या है कि ये जमात अब उस तरह बड़ी शद्दमत के साथ सियासी मंजरनामे पे नज़र नहीं आ रही। और कुछ वो लोग कि जो कई दहाइयों तक इस जमात के साथ जुड़े रहे, आज इस जमात का साथ छोड़ रहे हैं। उसकी वजूहात क्या हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली ये जमात इस वक्त पाकिस्तान को जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके बारे में क्या राय रखती है। तो मेरी मुराद है उस वक्त की जो अंग्रेज़ दौर में एक तहरीक शुरू हुई, खुदाई खिदमतगार तहरीक, ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान जिनको बाजा ख़ान के नाम से जाना जाता है। आसूसी जमात के एक कदावर शख्सियत के जो माजी में गोया कि NWF के अंदर और हम कह सकते हैं कि मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के तौर पर फ़राइब जिसे नाम देते रहे और इस वक्त भी ANP के मरकज़ी रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। उनसे गुफ्तगू करते हैं और आज के जो पॉलिटिकल सिनेरियो उसको डिस्कस डिबेट करते हैं। तो बहुत शुक्रिया अमीर हैदर खान होती साहब वक्त देने के लिए सबसे पहले तो। और पहला मेरा सर सवाल गोया कि आपकी पार्टी से मुताल्लिक़ ही है सर। ये जमात की जो तरक्की पसंद जमात और इसके बारे में कहा जाता है कि इस जमात ने कि गोया कि अपने रहनुमाओं से लेकर कारकुनों तक तो 1200 लोगों की शहादतें झेली हैं। लेकिन आज भी ये जमात अदम तशद्दुद की बात करती है और इंक्लूसिवनेस की बात करती है, लेकिन ये जमात श्रिंक होती जा रही है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं आपके चैनल के ज़रिए अपनी राय का इज़हार कर सकूं। देखिए, ऐसा है कि ANP, जिस तरह आपने ख़ुद अपने ओपनिंग में रिमार्क्स में कहा कि ANP खुदाई खिदमतगार तहरीक की तसलसल है और 100 साल पहले भी अंग्रेज़ के दौरे हुकूमत में इसको कमज़ोर करने की और ख़त्म करने की कोशिश की गई और पिछले 100 सालों से ये कोशिशें ख़त्म नहीं हुई। मुख्तलिफ़ अदवार में बार बार ये कोशिश की गई कि हमें कमज़ोर किया जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अवामी नेशनल पार्टी का वजूद है, बरकरार है। हाँ, अगर आप हमारी पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ को देखकर ये कहते हैं कि ANP का वजूद कमज़ोर हो गया है या शायद ANP की अब वो क़ुव्वत नहीं रही है, तो पार्लियामेंट में बेशक हमारी स्ट्रेंथ अब वो नहीं है जो किसी वक्त हुआ करती थी, लेकिन पार्लियामेंट में जो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है तो उसकी भी कुछ बुनियादी वजूहात है। और उन वजूहात में से एक वजह ये भी है कि ANP ने हमेशा वो किया है और वो कहा है जो हमें सच लगा है, और हमने हमेशा जुल्म का सामना भी किया, मुकाबला भी किया, और हमने हमेशा अमन की बात की। हमने हमेशा अपनी कौम की हकूक़ की बात की, और जिनको ये बात हज़म नहीं हुई तो हमेशा उन्होंने हमारा रास्ता रोका है। और पिछले 3-4 इलेक्शन से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारा रास्ता रोका गया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अवामी नेशनल पार्टी का वजूद नहीं रहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अवामी नेशनल पार्टी का वजूद आज भी है। हाँ, लेकिन अमीर हैदर साहब, इनफैक्ट जाहिद खान जैसे लोग पुराने, अब हालिया दिनों में समर हारून बिलोर साहिबा या उससे पहले अफराज साहब खटक जैसे लोग, बुशरा गौहर साहिबा जैसी कदावर शख्सियत आपकी पार्टी में जो आप फेस था, ये लोग गए हैं। बट कहा यह जाता है कि ANP की क़यादत ने दोबारा इनको ना इंगेज किया, ना उनके कंसर्न्स को सुना। तो क्या वजह है? देखिए, इस तरह है कि पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप उठा कर देख लें जी, लोग आते भी हैं और लोग जाते भी हैं। आपको कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में नहीं मिलेगी जिसमें लोग
जाते रहे हैं सिर्फ या सिर्फ आते रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और वक्त के साथ साथ कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। आपने मोहतरमा अफरासियाब खटक साहब की बात की। अफरासियाब खटक साहब पहली दफ़ा हमारी पार्टी से नहीं गए। मेरे नाना खान अब्दुल अली खान साहब जब हयात थे तो उस वक्त भी अफरासियाब खटक साहब पार्टी से गए थे और फिर दोबारा पार्टी में वापस आ गए थे और उनको किसी ने लाए नहीं, वो ख़ुद पार्टी में वापस आए थे। बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं कि जो पार्टी से गई भी है फिर वापस भी आई हैं। चंद शख्सियात का आपने अभी ज़िक्र किया तो जाहिद ख़ान साहब मेरे लिए काफ़ी मोहतरम है, मेरे बड़े भाई हैं। जाहिद ख़ान साहब जब तक हमारे मरकज़ी तर्जुमान थे तो उस वक्त वो पार्टी में कंफर्टेबल थे। जब वो मरकज़ी तर्जुमान नहीं रहे तो शायद फिर उनकी वो कंफर्ट लेवल नहीं रही और उन्होंने फिर दूसरी जमात में जाना मुनासिब समझा। समर बहन जो है उनके साथ तो एक बहुत ही एहतराम का रिश्ता था, है और रहेगा। वो बिलौर ख़ानदान की बहू है और मेरी कलीग रही है, तो अपने कलीग के बारे में कोई भी नामुनासिब बात कहना और करना वो मैं मुनासिब नहीं समझता। हाँ, अगर आप समर बहन का मुझसे पूछना चाहे तो वो 2018 में हादसाती तौर पर सियासत में उनको आना पड़ा उनकी खावंद की शहादत के बाद। सही। और इतना अरसा वो पार्टी के साथ चली। अब चूँकि हाजी ग़ुलाम अहमद बिलौर साहब पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में शायद अब वो अमली तौर पर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हाजी साहब ने क्लियर किए कि मैं सियासत करूँगा लेकिन मैं पार्लिमानी सियासत नहीं करूँगा। एएनपी के प्लेटफॉर्म से हम समझें कि बिलौर फैमिली भी अब रुखसत हो गई है? नहीं जी, बिलौर फैमिली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एएनपी का हिस्सा थी, है और रहेगी। हाजी बिलौर साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे। वो आज भी एएनपी के साथ खड़े हैं। वो हम सब के लिए एक मिसाल है। समर बहन जो थी, आप ये समझ लें कि वो सियासत के एतबार से अपने ससुराल से अपने मैके की तरफ चली गई है। अच्छा। तो उन्होंने कुछ अरसे के लिए अपने ससुराल की सियासत की और अब उन्होंने फ़ैसला किया शायद जो उनकी मैके की सियासत रही है तो अब वो मैके की सियासत अपनी करेगी। तो फिर मैं तो आपकी गुफ्तगू से ये समझ रहा हूँ कि ये लोग अपने आप को नई पोजीशनिंग इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि उनके सियासी मफादात उन पार्टियों के साथ ज़्यादा वाबस्ते हैं, वहाँ उनको सियासी फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। बट यहाँ पे कोई इख्तलाफात नहीं थे, ऐसा नहीं था कि पार्टी की आदत उनको सुन नहीं रही थी या उनको ड्यू स्पेस नहीं दे रही थी, कुछ उनका हक था। ये वजह नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल ये वजह नहीं है। अगर ये वजह होती तो फिर वो भी कह देते। मेरे ख्याल से उन्होंने भी जो कहा है तो उन्होंने यही कहा है कि जी उनकी जो सोच थी, उनकी जो तरजीहात थी, शायद वो एएनपी में रहकर कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना लिए दूसरा रास्ता चुना। एंड आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। और आपके ख्याल में अहमद वली की क़यादत के ऊपर किसी को कंसर्न नहीं है? वो बड़े बेस्ट में पार्टी को लेकर चल रहे हैं। देखिए, अहमद वली ख़ान साहब नौजवान हैं, उनको कम उम्र में ये ज़िम्मेदारी दी गई है, उनको सौंपी गई है। और मैं रिकॉर्ड के लिए ये कहता चलूँ कि उनकी अपनी की ख्वाहिश नहीं थी कि उनको इतनी जल्दी ये ज़िम्मेदारी दी जाए, लेकिन कुछ हालात ऐसे बदले कि उनको ये ज़िम्मेदारी फिर उठानी पड़ी। और जब उनका इंतखाब हो रहा था तो वो वाहिद उम्मीदवार थे जिनका नाम मैंने ख़ुद प्रपोज़ किया था और पूरी पार्टी ने उसको इंडोर्स किया था। और अभी भी पूरी पार्टी जो है तो वो अहमद ख़ान पे उनका एतमाद है और वो अहमद ख़ान पार्टी को लीड कर रहे हैं। सही। थोड़ा सा आ जाते हैं अब मौजूदा इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के जहाँ पे अब थर्ड टर्म में पीटीआई की हुकूमत है, बट इस हुकूमत की गवर्नेंस को लेकर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है मरकज़ से। आप इस सूबे के चीफ मिनिस्टर रहे भी हैं, आप यहाँ के सन ऑफ द सॉइल हैं और चीज़ों को बरह रास्त देख रहे होते हैं। गोया कि इस्लामाबाद से जो तनकीद हो रही है, आपको लगता है कि बड़ी जायज़ है और बड़े सीरियस मसाइल हैं गवर्नेंस के यहाँ पे? देखिए, इस्लामाबाद से अगर तनकीद होती है जो हो रही है तो उसके लिए तो फिर भी ये दलील दी जा सकती है कि जी चूँकि ये सियासी मुखालफत है उनकी तो इसलिए शायद वो तनकीद कर रहे हैं। लेकिन आप जो पीटीआई के अंदर से तनकीद हो रही है आप वो नहीं सुन रहे, आप वो नहीं देख रहे। सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। जो यहाँ पर मुकामी उनके MPAs हैं, उनकी क़यादत है, वो इस वक्त खुल के तनकीद कर रही है मौजूदा हुकूमत पर, बिलखुसूस उनकी गवर्नेंस पर, करप्शन पर। इस सूबे में गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई है ही नहीं। करप्शन की इंतहा ये है कि कोहिस्तान जैसे पसमानदा ज़िले में 40 अरब रुपए की करप्शन सामने आई है।
तो अगर कोहिस्तान का ये हाल है जो इतना पसमानदा ज़िला है, तो आप ख़ुद सोचिए कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हालात होंगे। उसके अलावा मेरे ख़्याल से अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमत कामयाब रही है जिसके मरकज़ के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही हो, और वो हुकूमत कामयाब हुई है जिसने मरकज़ से इस प्रोविंस का शेयर लिया हो और फिर उस शेयर के मुताबिक इस प्रोविंस में कुछ डेवलपमेंट की हो। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि हमारी सूबाई हुकूमत तो सियासत की नज़र हो गई है और वो एक जंग की सूरत हाल है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। तो इस सिचुएशन में ज़ाहिरी बात है कि जो प्रोविंस के बुनियादी मफाद हैं नुकसान होगा और हो रहा है। एंड लास्टली ये जो दहशतगर्दी की नई लहर अभी आप और हम सब देख रहे हैं, इसमें सूबाई हुकूमत कहाँ पर है? यकीनन ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सूबाई हुकूमत का भी एक गिला है कि गोया कि मरकज़ की जानिब से ना तो उनकी मर्ज़ी के चीफ सेक्रेटरी आ सकता है, ना IG आ सकता है। और एल साहब तो हाल ही दिनों में जब बजट आया है तो फरमा रहे थे कि जी 250 अरब का जो सरप्लस है पहली बार KP के अंदर ये देखने को मिला है। बट जो आप कह रहे हैं वो तो कोई डिफरेंट कहानी है। तो आपको लगता नहीं कि कहीं वहाँ पे लीकेजेस को दूर भी किया गया है? और जो अपनी वो एक परफॉर्मेंस बुक दिखा रहे हैं उसमें तो कह रहे हैं कि बहुत कुछ हम कर रहे हैं इस सूबे के लिए। अली अमीन साहब की ये खूबी है कि वो हफ्ते के दिन एक बात कहते हैं, फिर इतवार को दूसरी बात कहते हैं। अच्छा। और एक जुम्मे को उनका एक मौक़िफ़ होता है, अगले जुम्मे को फिर उनका मौक़िफ़ टोटली बदल जाता है। अली अमीन साहब यहीं मर्दान में आकर उन्होंने मीडिया के सामने कुछ महीने पहले कहा कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मर्दान में मैं यूनिवर्सिटीज़ की ज़मीन को अब मुझे बेचना पड़ेगा। तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि पैसे नहीं है, मुझे यूनिवर्सिटीज़ की ज़मीन को बेचना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फैकल्टी को तनख्वाहें तक नहीं मिल रही, माली बहरान है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, प्रोजेक्ट्स जो हमारे हैं वो इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं, डेवलपमेंट यहाँ पर रुकी हुई है। एक दिन फिर उठकर वो कहते हैं कि मेरे पास तो इतने पैसे कि मैं मरकज़ को कर्ज़ भी दे सकता हूँ। तो एक खुला तज़ाद है उनकी स्टेटमेंट्स में, एक दिन कुछ होता है, दूसरे दिन कुछ और होता है। लेकिन हकीकत ये है कि इस प्रोविंस के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज़ इस वक्त हैं, मसले मसाइल हमारे हैं। और मरकज़ की जो आपने बात की, तो देखिए इस तरह है कि चीफ सेक्रेटरी और IG जो भी हो, लेकिन he has to follow the orders of the chief minister, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, जो भी चीफ सेक्रेटरी है, जो भी IGP है, चीफ मिनिस्टर उसका बॉस होता है। सही, ठीक है। तो ये उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। या तो ये हो कि हमें ये नज़र आए कि जी चीफ सेक्रेटरी या जो IG हैं वो चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे। इशू असल ये है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ओनरशिप प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बनती है, वो ओनरशिप प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले रही है? नहीं ले रही। मेरे ख्याल से कल शायद वज़ीर आला साहब एक जुलूस लेकर गए लाहौर की तरफ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ मेरे ख्याल से उनके कलीग्स को वहाँ पर पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो शायद 26 अरकान उनके साथ एग्ज़ारी यजहती के लिए वो उस तरफ जी बिल्कुल ऐसे। अगर ये इसी तरीके से वज़ीरिस्तान भी चले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कुरम भी चले जाते, खैबर भी चले जाते, बाजोड़ भी चले जाते, तो ज़्यादा बेहतर होता। बट ये ज़रूर आपसे पूछे कि छोटी ब्रेक के बाद कि क्या ये उनका एरिया है या कि नहीं है, क्या उनको वहाँ जाने की इजाज़त भी है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी बड़ा सवाल उठता है। छोटी सी ब्रेक ना दी, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। वज़ीर साहब, इनफैक्ट सियासतदानों का ये भी गिला रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हों या फिर दहशतगर्दी, ये उनका एरिया नहीं है, इनको कोई और देखते हैं। बल्कि मैं अगर खुल कर कहूँ तो कहते हैं कि मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट देखती है, गोया कि वहाँ पे वो जा नहीं सकते, न कोई फैसले कर सकते हैं। तो फिर ये गिला बनता है कि इन एरियाज़ में वो क्यों नहीं जाते? देखिए, मेरे ख्याल से अगर चीफ मिनिस्टर जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकते हैं। हमारी हुकूमत आने से पहले जी स्वात में ऐसे हालात थे कि वहाँ पर लड़कियों की स्कूल्स बंद थे। हमारी हुकूमत आने से पहले की जी बिल्कुल ऐसे ही है। स्वात में स्कूल्स बंद थे, पुलिस बेचारी पुलिस स्टेशन से नहीं निकल सकती थी, सियासी क़यादत को टारगेट किया जा रहा था, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा था।
यही हालात, हुकूमत की कोई रिट नहीं थी वहाँ पे। इन हालात में वहाँ पर इलेक्शंस हुए, लोगों ने हमें मैंडेट दिया, तो होना तो फिर वो भी नो गो एरिया चाहिए था ना। मैं वहाँ कितनी दफ़ा गया, वो जगह जिसको गट पे उचार कहते थे, जहाँ पर दहशतगर्दों का मरकज़ हुआ करता था, मैं गट पे उचार तक गया। सही। उस वक्त मैं अमीर हैदर की हैसियत से नहीं गया, उस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा की चीफ़ मिनिस्टर की हैसियत से गया। तो चीफ़ मिनिस्टर अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगर चीफ़ मिनिस्टर ना जाना चाहे, देखिए दहशतगर्दी की ख़िलाफ़ ओनरशिप लेना ये बड़े कॉस्ट है, उसकी बड़े दिल गुर्दे वाली बात है। उसके कॉस्ट पे जो आपने बेयर की है, उसकी बहुत बड़ी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है, और मेरे ख्याल से ये मौजूदा क़यादत, ये हुकूमत जो है वो कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात की, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, वो उसको ये तस्लीम करे या ना करे कि लोगों का एतमाद वो नहीं रहा। एक वक्त वो था जब स्वात में मिलिट्री कार्रवाई हतमी होने जा रही थी, तो लोग लाखों की तादाद में अपने घरों से निकले ताकि वहाँ पर मौसर कार्रवाई हो, और कुछ माह बाद वो खैर खैरियत से बाइज़्ज़त तौर पर वापस चले गए। आज आप देखें कि वो एतमाद लोगों का है, वो ऑपरेशन का नाम सुनते हैं तो वो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। ये अभी जो वज़ीरिस्तान के अंदर लोग अमन के लिए निकले हैं, खैबर में निकले हैं, आज बनू में निकले, आज बाजौड़ में निकल रहे हैं, आज बाजौड़ में निकल रहे हैं, उनका मुतालबा क्या है? यही उनका मुतालबा है कि जी हमें अमन चाहिए। और दूसरी बात यह कि अगर किसी भी ऑपरेशन के नाम पर हमें बेघर किया जाएगा या तबाही और बर्बादी का सामना हमें करना पड़ेगा, तो हमें ऐसे ऑपरेशंस कबूल नहीं है। तो हुकूमत को भी देखना होगा और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी देखना होगा। हुकूमत को ओनरशिप लेनी होगी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये एतमाद का जो फुकदान है, इसको दूर करना होगा। लेकिन आप भी जिस तरह मिसट्रस्ट शो कर रहे हैं इस वक्त हुकूमत के ऊपर, इसी तरह का मिसट्रस्ट तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी शो कर रहे हैं, और मखसूस नशिस्तों के बाद, उस सवाल में मैं बाद में आऊँगा, बट इक्वेशन अब लगता है कि ऐवान के अंदर तब्दील होने जा रही है, तब्दील हो चुकी है। तो अगर कोई तब्दीली की बात होती है इस सूबे में, तो ANP कहाँ खड़ी होगी? उस तब्दीली का साथ देगी, उसका हिस्सा बनेगी कि नहीं? देखिए, मैं तो एक फ़र्द हूँ, और ज़ाहिर बात है कि अवामी नेशनल पार्टी के फ़ैसले जो हैं तो वो एक फ़र्द नहीं कर सकता, हमारे इदारे हैं यकीनन। और अगर ऐसी सूरत हाल कभी पैदा हुई तो वही इदारे बैठेंगे, मशावरत करेंगे और फिर ही हम कोई फ़ैसला कर पाएंगे। लेकिन ज़ाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछते तो ठीक है, हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे, बल्कि मेरे ख्याल से सिर्फ हमारी नहीं है, शायद ये वाहिद इलेक्शन है पाकिस्तान का जो हारने वाली भी एतराज़ कर रहे हैं और जीतने वाली भी एतराज़ कर रहे हैं। तो ये बड़ी ही कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस रहे हैं हमारे जो हुए। लेकिन उसके बावजूद अगर उन कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस के नतीजे में यहाँ पर एक मेजॉरिटी है, तो मेरे ख्याल से हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए उस मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना, मैं कम अज़ कम एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से इसके हक़ में नहीं हूँ। और जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब का ताल्लुक़ है, तो मेरे ख्याल से शायद कल के उनके स्टेटमेंट के बाद तो बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि वो कह रहे हैं कि PTI के अंदर से अगर तब्दीली आती है तो वो मुनासिब होगा। तो शायद मौलाना साहब PTI की हुकूमत को हटाना नहीं चाहते, मौलाना साहब मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर को हटाना चाहते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, वो तो खैर क्लैरिटी आ गई है। और आपको लगता है कि PTI के अंदर भी अर्ज है, वहाँ भी ग्रुप्स हैं ऐसे मौजूद को जो चाह रहे हैं कि अब चीफ एग्जीक्यूटिव को तब्दील कर दिया जाना चाहिए? मेरे ख्याल से PTI में इस वक्त दो तरह के ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप है जो टोटली लॉयल है पार्टी की तरफ, पार्टी में इमरान खान, जाहिर बात है जी। इमरान को निकाल कर रह क्या जाता है, फिर तो खैर खैरियत है। सही है। तो एक ग्रुप है पार्टी का, एक वो ग्रुप है जो है कॉम्प्रोमाइज्ड। तो अब ये टसल जो है बेसिकली ये वो जिनकी वफादारी पार्टी की तरफ है और जिनकी वफादारी किसी दूसरी तरफ है, तो ये टसल अब काफ़ी अरसे से चल रहा है। अब इसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलेगा, मेरे ख्याल से उसके लिए मुझे और आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बट आपके असेसमेंट किया जिस मुल्क का सूबे का वज़ीर आला है वो किस ग्रुप के साथ खड़ा है? सूबे का वज़ीर आला जिसका ताबेदार और वफादार है, तो शायद उसको हटाना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, मतलब वो तगड़े लोगों के साथ खड़ा है। बिल्कुल।
तो इनफैक्ट पिछले दिनों आपकी स्टेटमेंट मेरे बड़े दिल को लगी है बतौर जर्नलिस्ट कि आपने कहा कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया है, बट बतौर पॉलिटिकल वर्कर मैं ये चाहूँगा कि हमें नहीं लेनी चाहिए, बट पार्टी का फैसला होगा इस पर क्या वो क्या फैसला करती है। तो वाकई आपको लगता है कि ये जो मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को मिली हैं ये दुरुस्त अमल नहीं था? देखिए, फिर मैं ये कहूँगा कि वो मेरी ज़ाती राय थी और मेरी ज़ाती राय है। यकीनन, लेकिन आप सूबे के वज़ीर आला रहे हैं, आपकी राय बड़ी मुस्तनद और बड़ी साहिब राय है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं। मेरी पार्टी फिर जो भी फैसला करेगी, राय तो मेरी यही होगी। अच्छा, लेकिन लेकिन मेरी पार्टी फैसला जो करेगी, फिर सारी बात है कि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ तो उस फैसले को फिर मैं ओन करूँगा। लेकिन हैविंग सेड दिस, देखिए, पीटीआई बग़ैर इलेक्शन सिंबल के उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके लिए भी मेरे ख्याल से वो खुद कसूरवार है, इसलिए कि उन्होंने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं कराया। जी बिल्कुल, वजह तो वही बनी, उससे वो सिंबल से महरूम हुए। फिर पाकिस्तान के आइन में और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक रिज़र्व सीट्स के लिए एक तरीक़ेकार है। फिर पीटीआई ने दूसरी गलती की कि उन्होंने उस तरीक़ेकार को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से आइनी और कानूनी तौर पर वो उन सीट से महरूम हो गए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी यही था कि इनको ये सीट्स नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो पहले वाला फैसला आया तो उस वक्त ये एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त था कि जी सुप्रीम कोर्ट ने आइन को दोबारा रीराइट किया है क्योंकि आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। सो लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये सीट्स पीटीआई की उनको नहीं मिल सकती, लेकिन है तो ये अपोजिशन की भी नहीं। इखलाकन ये जो सीट्स डिटर्मिन होती है ये उन सीट्स की बुनियाद पर डिटर्मिन होती है कि जो आप जनरल इलेक्शंस में जीतते हैं, उसी के तनासब से मिलती हैं। तो ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अपोजिशन पार्टीज़ ने जनरल इलेक्शंस में कितनी सीट्स जीती हैं। तो मैंने उस हवाले से कहा था कि आइन और कानून का एहतराम अपनी जगह पर, वो उनको नहीं मिल सकती, लेकिन मेरी राय ये थी कि अपोजिशन जमातों को भी ये सीट्स नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अमीर हैदर साहब, इन्हीं अब मखसूस नशिस्तों के मिलने के बाद जो ऐवान के अंदर अब इक्वेशन है वो 2/3 मेजॉरिटी की तरफ जा रही है, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद को अब 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है एक तरह से। और उसके बाद तो मेरे ख्याल में आइन के अंदर किसी किस्म की तरमीम भी बड़ी आसानी से लाई जा सकती है। और इससे पहले 26वीं वाली तरमीम जिस अंदाज में आई, एक तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी अभी तक बरकरार है। आपकी पार्टी समझती है कि उसके अंदर ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया या नहीं किया गया, और अगर जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अब बहरहाल इन जमातों की मखसूस नशिस्तें नहीं बनती, और इसके नतीजे में अगर कल को 27वीं यानी तरमीम आती है सर, और इस मुल्क के आइन का हुलिया अपने हिसाब से बिगाड़ा जाता है या संवारा जाता है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? फिर देखिए, अगर संवारा जाता है तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। उससे मुराद क्या है आपकी? क्या ऐसी चीज़ है कि मेरा मतलब ये कि आइन में अगर बेहतरी की कोई तरमीम होती है, मिसाल के तौर पर 18th अमेंडमेंट आई, 18th अमेंडमेंट की वजह से प्रोविंसेस को मज़ीद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली। बिल्कुल ऐसे, अगर ऐसी कोई तरमीम आती है जिससे जमहूरियत मजबूत हो, जिससे हमारी मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी आ सके, तो ANP ज़रूर उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी तरमीम आती है कि जिससे आइन का हुलिया ही बिगड़ जाए, बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया, तो ANP तो मेरे ख्याल से किसी सूरत ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है। क्योंकि इनफैक्ट 18वीं तरमीम का आपका जिक्र किया, तो NFC अवार्ड, और आपने हालिया दिनों में वज़ीर ख़जाना की स्पीच दुनिया कि इस अवार्ड को रिविज़िट करना पड़ेगा, गोया कि ज़्यादा वसाइल सूबों को चले जाते हैं, मरकज़ के पास कुछ नहीं रहता। एक तो वो बात की जा रही है, फिर शायद ये भी कहा जा रहा है कि उसके नतीजे में मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, पहले तो बेंच बनी पर दोबारा कोर्ट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं हुकूमत, या ये है कि जजेस की उम्र की जो हद है उसको 68 तक ले जाया जाएगा। फिर कुछ ऐसी भी विस्परिंग हो रही है कि शायद जो रिटायरमेंट के बाद बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं, 2 साल तक जो कदगन है कि वो सियासत में नहीं आ सकते, उसे भी ख़त्म किया जा रहा है। तो आपके ख़्याल में ऐसी तरामीम अगर आती हैं तो ANP ऐसी तरामीम का हिस्सा बनेगी? मेरा ख्याल है कि नहीं, इसलिए कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस इसने हमेशा नुकसान पहुंचाया है। बात शख्सियात की नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए इदारों की, आइन की। और इदारों की भी जब बात होती है तो आइन ने जो डोमेन दिया है इदारों को, तो इदारों को उसी डोमेन में रहना होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। आपने अभी जो फरमाया कि जी ये
कुछ सुनने में आ रहा है कि ऐसी अमेंडमेंट्स आ रही है कि शायद जिससे काफ़ी कुछ बदलेगा। जी जी। देखिए, इससे पहले भी पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री को देख लें तो ये कोशिशें हुई हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला है? मज़ीद हालात उससे बिगड़े हैं। फेडरेशन कमज़ोर है आपके ख्याल में? वो बिल्कुल, और जब भी ये कोशिश हुई है उल्टा उसका फ़ायदा बहुत कम और नुकसान ज़्यादा हुआ है। हैविंग सेड दिस, आपने बात की फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, जी जी, कि उन्होंने बात की है NFC अवार्ड की बात की। जी, तो आपके ज़रिए मैं उन तक और बाकी सब तक जो ये सोच रहे कि जी इसको रिविज़िट होना चाहिए, 18th अमेंडमेंट बाद में आई है, NFC अवार्ड पहले हुआ है। सही, ठीक है, पहले NFC अवार्ड हुआ, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 18th अमेंडमेंट आई। जब NFC अवार्ड आखिरी हो रहा था हमारे वक्त में, जिस दिनों यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त चूँकि 18th अमेंडमेंट नहीं थी तो वो सारे फंक्शंस जो 18th अमेंडमेंट के नतीजे में प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र हो गए, वो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के पास थे। सही, तो फंक्शंस भी उनके पास थे और उसके लिए जो वसाइल दरकार हैं वो भी उस वक्त हमने फेडरल गवर्नमेंट के पास रहने दिए थे। मुनासिब। अब जब 18th अमेंडमेंट हो गई है तो वो जो सब तमाम सब्जेक्ट्स जो डिवॉल्व होकर प्रोविंसेस के पास आ गए, तो प्रोविंसेस से आप पैसे काट नहीं सकते, बल्कि प्रोविंसेस को आपने मजीद पैसे देने होंगे ताकि वो फंक्शंस परफॉर्म कर सके जो उनको मुंतकिल हो चुके हैं 18th अमेंडमेंट के नतीजे में। जिम्मेदारियां बढ़ गई तो आपको वसाइल भी ज़्यादा। तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि अब इसको रिविजिट करना होगा, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब की इतला के लिए कि रिविजिट होगा तो प्रोविंसेस का हिस्सा आप कम नहीं कर सकते, आपको प्रोविंसेस का हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और इस दिलचस्प गुफ्तगू को ब्रेक के बाद भी हम जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अमीर हैदर साहब, एक और डिबेट भी इस वक्त गोया के हो रही है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब भी, कि जो साबिक फाटा का इंतज़ाम हुआ था, मेन स्ट्रीमिंग की गई थी, बड़ा गलत फ़ैसला था और अब उसे दोबारा अंडू किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो मेन स्ट्रीमिंग हमने की थी वो गलत थी और अब उनको दोबारा पुरानी हैसियत पे वापस लाना चाहिए? मेन स्ट्रीमिंग हमने कब की? अमलन तो नहीं की, बट इन बुक्स तो हमने की है ना, इसमें कोई शक नहीं। असल मसला यही है, अगर आप अमलन मेन स्ट्रीमिंग करते जी और वो तजुर्बा नाकाम होता तो फिर इस पे सोचा जा सकता था कि जी इसको रिविजिट करें। लेकिन जब आपने सिर्फ कागज़ की हद तक मेन स्ट्रीमिंग की और उस पर अमल नहीं हुआ, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये तजुर्बा नाकाम हो गया है? देखिए, ये इसकी जो मर्जर के लिए जो अमेंडमेंट की गई थी, उसके बाद कुछ अमली इक़दामात होने थे, वो नहीं हुए। कमिटमेंट्स की गई थी, बिल्कुल ऐसे कमिटमेंट्स की गई थी, एक पूरा फ्रेमवर्क था, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। ना उस फ्रेमवर्क पे अमल दरामद हुआ, ना उन कमिटमेंट्स पे अमल दरामद हुआ, और मेरे ख्याल से इसलिए अमल दरामद नहीं हुआ कि जानबूझकर मर्जर को डिरेल करने की कोशिश की गई। अच्छा, यस, डिरेल करने की कोशिश की गई ताकि ये फिर आर्गुमेंट लेकर कोई आए, जिस तरह आप लेकर आ रहे हैं कि जी मर्जर से नुकसान हुआ है। पहले आप उस पर मनो अन इन लेटर इन स्पिरिट अमल करते। मैं आपको कहता हूँ, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ जी, और जब भी आपको मौका मिले प्लीज़ आप खुद चले जाएं। मेरे सूबे के अंदर एक इलाका था, उस वक्त उसका नाम था काला डाका। जी, ये मानसेरा के बिल्कुल करीब, जी जी, रिवर इंडिस के किनारे। उस वक्त हमारा प्लान ये था कि जी इसको फेजेस में करेंगे। सो एज अ पायलट प्रोजेक्ट हमने पहला लिया काला डाका को, सही, उसके बाद होने थे फिर हमारे FR रीजन्स, और आखिर में फिर हमारे होने थे फाटा के ट्राइबल एजेंसीज। ठीक है, तोरगर में आप जाकर आज पूछ लें, उनको हमने मर्ज किया, उनका स्टेटस तब्दील हुआ। पहले वो एक ट्राइबल तहसील हुआ करती थी, उसको मैंने डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। आप आज जाकर वहाँ पर लोगों से पूछ लें कि ANP की गवर्नमेंट में आपका जो मर्जर हुआ था, आपको उस मर्जर का कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि मेजॉरिटी लोग आपको कहेंगे कि जी हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। दुरुस्त। इसलिए कि वहाँ पर जो फ्रेमवर्क था, जो वादे थे, उस पर अमल हमने किया। सही।
यहाँ पर आपने अमल नहीं किया तो जाहिर बात है कि लोगों के अंदर तो रिजेंटमेंट क्रिएट हो गई ना। इस पर तो कोई शक नहीं है, बट जो आपने बड़ी बात की है कि इसको डिरेल करने की कोशिश की गई है, इस इंज़माम को नाकाम बनाने की कोशिश, तो यकीनी तौर पे आप उन अफराद के नाम भी जानते होंगे, आपको मालूम होगा कि किन लोगों ने ये कोशिश की है। जब से मर्जर हुआ है उस दिन से लेकर आज तक जितने लोग भी इन अहम ओहदों पे फायज रहे हैं सब शामिल हैं उसमें, सब शामिल हैं। पर आपके ख्याल में अगर अब पुरानी हैसियत बहाल की जाती तो कोई गलत ना होगा? मेरे ख्याल से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, देखिए मैं आज भी ये समझता हूँ, सबसे पहले तो देखिए आपको कुछ भी करने से पहले वहाँ पर अमन को यकीनी बनाना होगा। जब तक उस इलाके में अमन नहीं होगा कोई भी सिस्टम उस इलाके में नहीं चल सकता। तो हमने तो इतनी बड़ी फेंस लगा दी है बॉर्डर के साथ, उसके बाद चप्पे चप्पे पे हमने वहाँ पे चौकियाँ बना दी, तो अमन आपके ख्याल में क्यों कायम नहीं हो रहा? वजूहत क्या है उसकी? तो अगर फेंस मौसर होती तो ये सैकड़ों की तादाद में जो लोग आते हैं और रोज़ाना ख़बरों में हम पढ़ते हैं और टीवी पे ख़बरें आ रही होती है कि जी इतने हलाक हो गए हैं जी, ये कहाँ से आ रहे हैं? यकीनन वहीं से आ रहे हैं, और हमारा बयानिया भी यही है कि वहीं से आते हैं ये लोग। हमारा बयानिया वही है। हमारा बयानिया तो ये भी था कि जी जब अफ़गान तालिबान आ गए तो हमने कहा कि जी अब हम चैन से बैठेंगे और हमारे अपने भाई अपने दोस्त वहाँ पर आ गए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मसले तो कम होने की बजाय बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। अब अफ़गानिस्तान के साथ जब तक आप इंगेज नहीं करेंगे, हालांकि मेरे ख्याल से अभी तक शायद एक आध मुल्क ने उनकी हुकूमत को रिकग्नाइज़ किया है, रशिया है जी, रशिया। हमने तो अभी रिकग्नाइज भी बाकायदा तौर पर नहीं किया। ये सवाल मेरे पास था कि हमें क्या इस तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पता देखिए मेरे ख्याल से नॉट टू सून। हाँ, हमें डिप्लोमेसी के ज़रिए अफ़गानिस्तान को इंगेज ज़रूर करना चाहिए। एन ए लेटर स्टेज ज़ाहिर बात है कि फिर कुछ CBMs आती हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन फिलहाल हम इंगेज तो करें ना। अब अगर वो मुझ पे मुसलसल निज़ाम तराशी कर रहे हैं और मैं उन पे कर रहा हूँ तो मसला तो हमारा हल नहीं होगा ना, मसला तो हमारा ख़राब होता जा रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें डिप्लोमेसी के ज़रिए इंगेज करना होगा। लेकिन जो उनकी पॉलिसीज़ हैं अमीर हैदर साहब, गोया कि उस जमात को आप रिप्रेजेंट करते हैं कि जिसने 1937 के अंदर ख़वातीन को गोया के हकूक़ देने की, पॉलिटिकल प्रोसेस में शरीक करने की बात की है, वो जमात इन नज़रियात के साथ खड़ी होगी कि जहाँ पे ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी है, उनके काम करने पे पाबंदी है, इस स्कूल ऑफ थाट के साथ अगर हम जाएंगे तो ये हम अपने पश्तूनों को या 25 करोड़ लोगों को क्या मैसेज देंगे? सर देखिए, मैं तो ये कतन रिकमेंड नहीं कर रहा कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत की जो भी पॉलिसीज़ और तरजीहात हैं वो सब के सब दुरुस्त हैं। उनके साथ जितने नज़रियाती इख्तलाफात मेरी जुमात के हैं शायद ही किसी और जुमात के होंगे, और आपने उनको भुगता भी है और हमने उसको भुगता भी है। लेकिन एक हमसाया मुल्क है जी, इस हकीकत को आप तब्दील कर सकते हैं? कतन नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है। एक हकीकत है वो हमसाया मुल्क है, इस हकीकत को भी आप तब्दील नहीं कर सकते कि इस वक्त वहाँ पर रिकग्नाइज है या नहीं है, लेकिन एक हुकूमत वहाँ पर फंक्शन कर रही है। तो कम से कम एक 1 पॉइंट पर तो बात हो सकती है ना कि जी हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। यकीनन हमारी सरजमीन पे जो लोग आपके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको हम संभालेंगे, और आपकी सरजमीन पर बैठकर जो लोग हमसे लड़ रहे हैं उनको आप संभालेंगे। कम से कम इस मिनिमम कॉमन एजेंडा पे तो बात हो सकती है, यकीनन होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में फोकल एरिया भी हमारा यही है, मेरे ख्याल में यही होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्योंकि आपने अब ममालिक की बात की है तो एक और डिबेट भी इस वक्त इस्लामाबाद में ऑन है, और ये है कि क्या हमें इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए, जिसके नतीजे में इसराइल जैसे मुल्क को तस्लीम करना ताकि मशरिक़ वस्ता के अंदर एक देरपा अमन है। तो ये ऑप्शन भी हो सकती है, और रियासत को इस तरफ भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से इसके लिए एक तवील कंसल्टेशन की ज़रूरत है, बोथ विद इन द पार्लियामेंट एंड एट द लेवल ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द स्टेट। इस हवाले से भी बड़ा सेंसिटिव मसला है ये, और बड़ा पेचीदा मसला भी है। जो भी इस हवाले से हमने फ़ैसला करना होगा, मेरे ख्याल से एक प्रॉपर डायलॉग और कंसल्टेशन के बाद ही वो फ़ैसला होना चाहिए। इस वक्त जो हालात वहाँ पर है और जो जुल्म किया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये सब देखते हुए तो आई डोंट थिंक सो कि ये मुमकिन है। एट ए लेटर स्टेज अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो मेरे ख्याल से फिर भी
एक प्रोसेस के ज़रिए, मशावरत के ज़रिए ही, जिसमें पूरा एक नेशनल कंसेंसस हम बना सके, उसी के ज़रिए कोई फ़ैसला फिर होना चाहिए। और क्योंकि अफ़गानिस्तान की बात तो मैं एक सवाल जो मैं चाह रहा हूँ बड़ा ज़रूरी है, और वो हमारा बयान ये है भारत से मुतालिक, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सीज़ BLA की शक्ल में चल रही हैं, BLF की शक्ल में चल रही हैं, या फिर खैर पख्तूनख्वा के अंदर TTP की शक्ल में, उनको सब गोया कि फ़ंडिंग वेपन भारत की जानिब से आ रहा है। तो बतौर साबिक़ वज़ीर आला आप भी समझते हैं कि कुछ ममालिक बिलखुसूस हिंदुस्तान जैसा मुल्क पाकिस्तान को इंडायरेक्टली लीड करने के लिए ऐसा कर रहा है? देखिए, अफ़गानिस्तान तो मौजूदा जो वहाँ पर हुकूमत है जी, उनकी पाकिस्तान का तो बाद में आप बात करें, जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रहते हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। उनका रवैया उनके साथ क्या है? वो अपने मुल्क के हिंदुस्तानी शहरी जो मुसलमान और बाकी माइनॉरिटीज़ हैं, वो उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप सोचें कि हमें वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? जो मौजूदा लीडरशिप है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सही, मैं हिंदुस्तान के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान की मौजूदा लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। सही, उन्होंने एक कोशिश की, अपने अफवाज के ज़रिए हम पे हमलावर हुए, और हमारी अफवाज ने बड़ी बहादुरी के साथ उसका जवाब दिया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसमें सुरखरू रहा। सही, अब उस नाकामी के बाद मेरे ख्याल से शायद अब उनकी पूरी कोशिश ये है कि जो काम उनकी आर्म्ड फोर्सेस से नहीं हो सका, वो काम अब वो अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए कराना चाह रहे हैं। सही, और सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, कुछ और इलाकों में भी अच्छा, ये मुश्किल है। सही है। अब इसके लिए मेरे ख्याल से अगर वो UN के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, सही, या किसी भी दूसरे मुल्क के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, मल्टीलैटरल लेवल पे बैठकर, ठीक है, तो अगर उनके पास हमारे खिलाफ कुछ है, लेकर आए उधर उस फोरम पे। हमारे पास कुछ है तो हम वहां लेने के लिए, जाने के लिए तैयार हो। मेरे ख्याल से ऑलरेडी हम ये कह चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं, सो दैट पता चले कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो उनके मेरे ख्याल से अज़ाइम है, तो वो तो बहुत ही ख़तरनाक है। मुनासिब। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अमीर हैदर साहब, एक सवाल मैं ज़रूर मेरे जहन में था कि जब क्योंकि पार्लिमानी प्रोसेस चल रहा होता है तो गैलरीज में हम बतौर सहाफ़ी भी बैठे होते हैं, और पिछले दिनों जब एक बिल आया वहाँ पे सेनेट पे बिलखुसूस, जहाँ पे अमल वली साहब भी आपके जो पार्टी सरबराह मेंबर हैं, वो बच्चियों की कम उम्र शादियों से मुताल्लिक था। और बतौर सहाफ़ी, क्योंकि मैं ANP की हिस्ट्री के बारे में जानता हूँ कि एक प्रोग्रेसिव जमात, उस जमात के सरबराह की जानिब से उस बिल की मुखालफत करना मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि कहा गया कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर में जितने इस्लामी ममालिक में, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, वहाँ पे भी ऐसे कवानीन हैं, बट उनका ख्याल था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं इस पर आई गॉट शॉक्ड। तो लगता नहीं है आपको कि ये पोजीशन लेना ANP जैसी जमात की जानिब से बड़ा काबिल एतराज़ बात है? देखिए, इस तरह है कि सबसे पहले तो हर जगह की जो सोसाइटीज़ हैं, उनकी रिवायात एक जैसी नहीं है। हमारे कुछ इलाके हैं कि वहाँ पर निस्बतन जब ज़्यादा एज हो जाती है तो लोगों की शादियाँ होती हैं। तो मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। जी जी। 36 में तो लड़का नहीं रहता, खैर फिर अब मर्द होता है, मर्द होते, तो वो शादी उनकी हो जाती है। जी जी। हमारे यहाँ पर मेरे ख्याल से लड़का भी 20-22 का हो जाता है, 18 का हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है। और हमारे यहाँ पर फिर ये भी है कि यूजली लड़के और लड़की की जिनका रिश्ता हो रहा है, तो उनकी उम्र में 4-5 साल का डिफरेंस भी होता है। तो अगर लड़का 20 साल का है या 21 साल का है, तो लड़की 16 साल की हो जाए। सेकेंडली, इस आर्गुमेंट को भी आप छोड़ते चले। ये तो मैं कह रहा था कि जो यहाँ पर हमारी रिवायात है, हमारी है, बलूचिस्तान में है, बहुत सारी इलाकों में। जी बिल्कुल ऐसे। सेकेंडली, ये मसला मेरे ख्याल से शायद इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी गया था, यकीनन गया वहाँ पे। उनकी राय शायद ये है कि 18 साल की ही अगर हम उम्र फिक्स करते हैं, तो शायद उनकी राय ये है कि ये कानून साजी मुतसादम है, इस्लाम की बुनियादी उसूलों के मुतसादिम है। तो आई थिंक ये
किसी भी ऐसे फॉरम पे चले जाएं और वहाँ से अगर गाइडेंस आ जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए, आपने आइन और कानून की बात की। पाकिस्तान के आइन और कानून में सबसे पहली बात क्या है कि इस आइन का कोई भी शिक इसकी इस्लाम की बुनियादी उसूलों के खिलाफ और मुतज़ाद नहीं हो सकती। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। उस पर अमल कर ले। इस पे इस हवाले से लेजिस्लेशन के भी हवाले से भी कर ले, और कोई भी लेजिस्लेशन अगर आती है तो कम से कम उस हवाले से उसको आप। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि सऊदी अरब जैसा मुल्क, वो भी तो इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक उन्होंने फैसला किया होगा 18 साल का, या इवन कि इजिप्ट के बारे में कहा जा रहा है कि जहाँ पे 21 साल है। हाँ, तो वो भी इस्लामी ममालिक हैं, तो गोया कि हमारे लिए वो भी तो एक सोर्स ऑफ हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बैठ कर इस पे मजीद, अब देखिए, ये जमहूरियत का तो हुस्न है ना जी, कि आप इस वक्त अग्री नहीं कर रहे। सही। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस पर मजीद कंसल्टेशन होनी चाहिए। और उसके नतीजे में एक इत्तेफाक राय से इत्तेफाक से होना चाहिए, और इस्लामी नजरियाती कौंसिल या और कोई ऐसे फोरम से भी रहनुमाई हासिल होनी चाहिए। सही। और मजीद इस पर कंसल्टेशन होनी चाहिए, बजाय इसकी कि जल्दी में ऐसे कोई कानून बन जाए कि जिसके नतीजे में मजीद ये डिविजन्स बढ़ जाए। सही है। और लास्टली ये भी जानना चाहेंगे, पिछले दिनों आपने मुल्क के वज़ीर दिफा का बयान सुना होगा कि मौजूदा निज़ाम एक हाइब्रिड निज़ाम है। आपको भी लगता है कि ये निज़ाम वाकई हाइब्रिड है और पॉलिटिशियन ऑन द फेस तो हैं बट सिस्टम को रन कोई और कर रहा है? इसमें कोई शक है? हम तो कंफर्मेशन चाह रहे हैं आपसे। किसी भी पाकिस्तानी से जाके पूछ ले, वो आपको ये कंफर्म कर देगा। सही। और मैं भी कंफर्म कर रहा हूँ। और इनफैक्ट तहरीक इंसाफ आप समझते हैं कि इस मुल्क की एक मकबूल जमातों में से एक जमात हम कह सकते हैं, फिर जो उनके साथ इस वक्त ट्रीटमेंट हो रही है इलेक्शन से लेके अब तक, वो दुरुस्त है, या जो उनका बयानिया है कि उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उनके खिलाफ जितने मुकदमात हैं उनमें से मेजॉरिटी सियासी मुकदमात हैं? आपको लगता है ऐसे ही है? देखिए, मैं तो इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ ANP के नुमाइंदा की हैसियत से। जी। PTI के नुमाइंदा की हैसियत से तो मैं नहीं बैठा। कमेंटेटर तो है ना सर, पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पे मैं आपसे वो अपनी बात खुद कह सकते हैं और कह रहे हैं, लेकिन आपने मुझसे मेरी राय ली है। जी जी। नंबर 1 तो ये कि वो नाराज ना हो, PTI वाले मेरे भाई और दोस्त नाराज ना हो। ये पार्टी कहाँ से मैन्युफैक्चर होके निकली है? अच्छा, आप भी उसी गेट की तरफ इशारा कर, इस तरह शेख रशीद साहब किया करते थे। कहाँ से हुआ है? मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। किन्होंने इनको बनाया, इनको मजबूत किया और उनको उस मुकाम तक लेकर गए। सही। ये तो एक ओपन सीक्रेट है। और फिर जब आप उस मुकाम तक पहुंच गए तो उसके बाद आपके तेवर बदल गए। जब आपके तेवर बदले तो जिन्होंने आपको बनाया आप उनसे लड़ पड़े, और लड़ी भी इस हद तक कि 9 मई तक पहुंच गए आप। सही। तो अब आप मुझे बताए, ये नहीं कि मैं पॉलिटिकल वर्किंग की हैसियत से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल के सख्त खिलाफ हूँ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के सख्त खिलाफ। सही। लेकिन आया इस मुल्क के लिए एक मजबूत फौज ज़रूरी है या नहीं है? अगर एक मजबूत फौज हमारे पास ना होती, और हिंदुस्तान के साथ जो ये हुआ है हमारा, अगर ये ना होती, खुदा न खास्ता यहाँ पर क्या हालात होते। लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, ईरान में तो शुक्र है अल्लाह ने खैर किया जी। क्या हुआ वहां पर? जो फौज का बुनियादी किरदार और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस हद तक मेरे ख्याल से फौज का रहना, उसका एहतराम, ये हम सब पे लाजिम है। अगर आप उस लकीर को भी क्रॉस कर जाते हैं तो नतीजा फिर उसका क्या निकलेगा? यही नतीजा उसका निकलेगा। अगर आप अपने इदारों पे हमला आवर होंगे और अपने लोगों को ये तरतीब देंगे कि जाकर हमला कर दो, तो रियासत का रिस्पांस फिर क्या होगा? रियासत का रिस्पांस यही होगा जो अभी आपको नजर आ रहा है।
लेकिन इनफैक्ट ऐसा होने के बावजूद भी आप समझते हैं कि पॉलिटिकल वर्कर्स का सियासी रहनुमाओं के मामला फौजी अदालतों में चलने चाहिए, वहाँ उनको ट्रायल होना चाहिए और फेयर ट्रायल मिलेगा? क्या ख्याल है आपके कि नहीं? देखिए, मैं अगर आपने कोई ऐसा जुर्म किया है जो आर्मी एक्ट में आता है जी, ठीक है, खुदा न खास्ता आपने अब मेरे घर पे हमला किया जी, तो वो मुकदमा तो यहाँ पर सिविल कोर्ट में चलेगा, ठीक है। सही। लेकिन इसी मैदान में यहाँ पर छावनी भी है। आप अगर जाकर उस छावनी पे हमलावर होते हैं तो वो मुकदमा कहाँ पे चलेगा? यकीनी तौर पे फौजी अदालत में। फिर तो जो मामलात फौजी अदालत में नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल मैं मुतफिक हूँ कि उनका ट्रायल सिविल कोर्ट्स में होना चाहिए। लेकिन जो मामला डोमेन ही मिलिट्री कोर्ट्स का है, वो तो जब तक आप आइन और कानून में कोई तब्दीली नहीं करते वो तो मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेंगे। बट उनका ख्याल है कि इस्टेब्लिश तो करें कि आप 9 मई की बात करते पहले इस बात को इस्टेब्लिश करें कि वाकई वो एक बाकायदा मरबूत मुनज़्ज़म एक हिकमत अमली के तहत किया गया था या लोगों का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। आई थिंक वो तो मेरे ख्याल से शायद सुप्रीम कोर्ट ने अब ATCs को एक डेडलाइन भी दे दी है। जी जी, मेरे ख्याल से 9 मई के हवाले से आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने शायद कुछ अरसा हो गया, उन्होंने 4 महीने की डेडलाइन दी जी थी, बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ख्याल से वो तो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है, वो तो ATC कोर्ट्स है। तो ये एस्टैब्लिश होने वाली बात तो मेरे ख्याल से उन जजमेंट्स में और वो ट्रायल्स जब कंक्लूड होंगे तो आई थिंक काफ़ी हद तक वो बात सामने आ जाएगी। और लास्टली, क्या इमरान खान को एक फेयर ट्रायल मिल रहा है आपके ख्याल में? जो उनके जराइम है उसके अकॉर्डिंगली वो जेल में है या वो ज़मानत का हक रखते हैं और चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर डिले किया जा रहा है? देखिए, इमरान खान साहब का मामला अदालत में है जी, और उनको मेरी ख्वाहिश या आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जेल में नहीं रखा था, उनको अदालती फ़ैसलों के नतीजे में जेल में रखा गया है। और अगर उनके लिए कोई रास्ता भी निकलता है तो वो अदालती फ़ैसलों के ज़रिए ही निकलेगा। और या जो उनकी ख्वाहिश है कि वो कहते हैं कि मैं सियासी हुकूमत से बात नहीं करना चाहता, मैं किसी और से बात करना चाहता हूँ। अब तो शायद वो ये भी कह रहे हैं कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जिनसे ट्रंप बात कर रहे हैं। और ट्रम्प ने किससे बात की सबको मालूम है। तो ट्रम्प ने किससे बात की, तो ये अब एक्चुअली एज अ जर्नलिस्ट, एक जमहूरियत पसंद इंसान की हैसियत से आपकी ख्वाहिश तो ये है और आपकी सोच भी है, लेकिन उनकी तरजीहात क्या है? वो तो अभी भी उनसे बात करना चाहते हैं। वो मुझसे आपसे बात नहीं करना चाहते, वो उनसे बात करना चाहते हैं जिनसे ट्रम्प बात कर रहे हैं। और आपको लगता नहीं कि सियासतदान ज़्यादातर उन्हीं से बात करना चाह रहे हैं, सिर्फ उसमें इमरान खान शामिल नहीं, लेकिन बाकियों की भी ख्वाहिश ही है, क्योंकि ताकत मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग वहीं से लेते हैं। इसलिए तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। और आखिर पे तहरीक इंसाफ की जो तहरीक 5 अगस्त से शुरू होने जा रही है, क्या मुस्तकबिल देखते हैं ऐसे में कि जब आप फरमा रहे हैं कि पार्टी खुद बड़ी डिवाइड का शिकार है? इससे पहले भी तहरीक चली, क्या नतीजा निकला उसका? मेरे ख्याल से 2 मेजर एक्टिविटीज़ तो इनकी हो चुकी है ना। पंजाब से तो कोई नहीं निकला, 3 हो चुकी है बल्कि, रावलपिंडी, लाहौर, फिर उसके बाद 26 नवंबर। इनके लाहौर से, पंजाब से तो लोग नहीं निकले ना, यहीं से गए थे। उन बेचारों का क्या बना? और जो लेकर गए थे उन्होंने क्या किया? यहाँ से सर पे कफन बांधकर जो मोहतरम इनको लेकर गए थे पुख्तनख्वा से जी, जब ये इस्लामाबाद पहुंचे और वहाँ पर हालात कशीदा हुए, क्या नतीजा निकला फिर उसका? जो इनको लेकर गए थे वो फिर नज़र आए, बाद में KP हाउस और उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर हाउस में नज़र आए बाद में। वो मेरे ख्याल से पता नहीं, ये उन्हीं के पास ये हुनर है कि वो इस्लामाबाद में गोता लगाकर 11 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए तो वो यहाँ फिर नमोदार हुए पेशावर में। तो आपको लगता है फिर रिपीट टेलीकास्टिंग होगी? देखें, कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप तहरीक कैसी चलाएगी? कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप तहरीकें नहीं चला सकती, और ये कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है। बहुत शुक्रिया अमीर हैदर खान हौदी साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।